संकरण में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा sp3d संकरण। sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा sp3d संकरण। इसका एग्जाम्पल जो है वो है PCl5। sp3d का एग्जाम्पल PCl5 है। इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फास्फोरस है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो फास्फोरस का 15 होता है परमाणु क्रमांक, और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी है, 5। तो ये 5 जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश के या संयोजकता कोश के, ये ही केवल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे फास्फोरस की, तो वो हो जाएगी 3s 3p। और यहाँ देखो, अगर आप PCl5 में देखो तो बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, क्योंकि एक Cl एक बॉन्ड बना सकता है, तो 5 Cl कितने बॉन्ड बनाएंगे, 5। तो आपको कक्षक भी कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो जैसे ही थर्ड जो कक्षा है वो बनती है, उसमें 3D भी बन जाता है। हालांकि ये 3D क्या है, खाली पड़ा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि तीसरा कोश बन गया है तो उसके अंदर के उपकोश और कक्षक भी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो यहाँ पर 3D जो है वो खाली पड़ा है। और एक क्वेश्चन पहले जो मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि NCl5 तो नहीं बनता जबकि PCl5 बनता है, जबकि आपने देखा होगा दोनों ही 15 ग्रुप के एलिमेंट है। 15 ग्रुप में अगर आप देखो तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि NCl5 तो नहीं बनता, PCl5 बनता है, या फिर नाइट्रोजन 5 संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है जबकि फास्फोरस तो 5 संयोजकता प्रदर्शित करता है। यानी कि 5 संयोजकता का मतलब वो 5 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि आप लिखेंगे कि नाइट्रोजन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कोश ही बना है और आपको पता है कि 2D पॉसिबल नहीं है, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में D कक्षक खाली नहीं है, इसीलिए ये संयोजकता को 5 नहीं कर सकता। देखो कैसे, यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड होना है तो ये होकर कहाँ जाएगा, क्योंकि 3p में तो कुछ है ही नहीं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड होकर इस खाली पड़े 3D में चला जाता है। तो होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, 3D में, क्योंकि एक ही कक्षा में जो उपकोश है उनकी ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होगा। इसलिए हमने संकरण में पढ़ा है कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक जो है वो संकरित हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो 3s का था जंप करके 3D में चला गया। तो यहाँ पर देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो संयोजकता जो है इसमें 5 हो सकती है। क्यों हो सकती है फास्फोरस में 5 संयोजकता, क्योंकि फास्फोरस में 3D खाली पड़ा है, इस वजह से ये अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकता है। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो वहां पर 2D पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये अपनी संयोजकता का विस्तार करके 5 नहीं कर सकता है। और यहाँ पर इसकी केवल संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि इसके पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, साझा करेगा और संयोजकता 3 प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर 5 हो नहीं सकती क्योंकि 2D पॉसिबल नहीं है। अब 2D पॉसिबल क्यों नहीं है, ये आपने पढ़ा है, क्योंकि अगर आप 2D के लिए n की वैल्यू निकालो तो 2 और l की वैल्यू निकालो तो कितनी आती है, 2। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, n और l कभी भी समान नहीं हो सकते। ऐसा कोई कक्षक पॉसिबल नहीं होगा जिसके लिए n और l की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो इसी वजह से ये रीजन है। दो तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। एक है कि NCl5 नहीं बनता है जबकि PCl5 बनता है। सेम आंसर होगा कि नाइट्रोजन जो है अपनी संयोजकता 5 नहीं कर सकता जबकि फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है।
नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर आगे आप क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब क्योंकि 5 बॉन्ड बने हैं तो 5 कक्षक भाग लेंगे संकरण में। तो यहाँ पर देखो एक S ले रहा है, 3 P ले रहे हैं और एक D ले रहा है, तो संकरण क्या हो गया, sp3d। ये sp3d संकरण हो गया इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग आपको पता है, मैंने बताया था कि जब भी ये नंबर 5 आए तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो यहाँ पर आप एक Cl रखेंगे, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। और ये जो बॉन्ड है इन 3 Cl के बीच में, इनको ये तो बॉन्ड है 120 डिग्री का, जबकि ये Cl का इन 3 Cl के साथ जो बॉन्ड है वो है 90 डिग्री का। इस Cl का भी इन 3 Cl के साथ जो बॉन्ड है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये जो इन जो बॉन्ड होते हैं इनको अक्षीय कहते हैं और इनको विषुवतीय कहते हैं। तो ये 3 बॉन्ड जो है ये विषुवतीय है और ये क्या है, अक्षीय है। क्वेश्चन क्या आता है कि PCl5 में ये जो अक्षीय कोण है, ये जो बॉन्ड है ये बड़े होते हैं, जबकि जो ये बॉन्ड होते हैं 120 डिग्री वाले, ये जो विषुवतीय है, ये छोटे होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे कि क्योंकि ये जो अक्षीय स्थिति है इसमें जो ये वाला Cl है इसका इन 3 Cl के साथ में 90 डिग्री का कोण है, उस वजह से प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो अक्षीय स्थिति पर परमाणु की 90 डिग्री के 3 जो हैं वो प्रतिकर्षण होंगे, ठीक है, 90 डिग्री पर इसके साथ, 90 डिग्री पे इसके साथ और 90 डिग्री पे इसके साथ। जबकि अगर आप इसमें बात करो, यहाँ 90 डिग्री के 3 प्रतिकर्षण है, लेकिन अगर आप इस Cl की बात करो तो इसमें 90 डिग्री के केवल एक इसके साथ और एक इसके साथ, केवल 2 ही प्रतिकर्षण होते हैं। तो जो विषुवतीय स्थिति है इसमें 90 डिग्री के 2 ही प्रतिकर्षण है, जबकि अगर आप अक्षीय स्थिति की बात करो तो इसमें 90 डिग्री के 3 प्रतिकर्षण है। तो क्योंकि यहाँ अक्षीय स्थिति में प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं ज्यादा है विषुवतीय स्थिति की बजाय, इसीलिए जो इसकी अक्षीय बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये आंसर आपको आना चाहिए कि ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। और इस वजह से क्या होता है कि PCl5 जो है वो अधिक क्रियाशील भी है। आप क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन आएगा PCl5 अधिक क्रियाशील है, क्यों क्रियाशील है, क्योंकि ये अक्षीय बॉन्ड लेंथ जो है ना ये बड़ी है, तो जैसे ही इसको हल्की सी एनर्जी मिलेगी तो ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और PCl5 जो है वो किस में बदल जाएगा, PCl3 और Cl2 में। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर किसी भी यौगिक में बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। और यहाँ बॉन्ड इजीली ब्रेक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा है, और जैसे ही बंध लंबाई बढ़ती है वैसे ही बॉन्ड वीक हो जाता है। तो ये वीक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे और ये PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये Cl किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए फ्री हो गए, ठीक है। तो ये है sp3d संकरण। इसमें बॉन्ड एंगल मैंने बताई दिए, ज्यामिति को कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। नेक्स्ट है sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण में आप एग्जांपल ले सकते हैं SF6 का। तो यहाँ पर सल्फर जो है वो 16 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 होता है। 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि सल्फर तो 6 संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं कर सकता है। तो वो सेम रीजन ये होगा जो नाइट्रोजन फास्फोरस का होता है। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। ऑक्सीजन 2 ही संयोजकता प्रदर्शित करता है लेकिन सल्फर 2 और 6 दोनों कर सकता है। इसका रीजन है कि ऑक्सीजन में 2d वेकेंट नहीं पड़ा है जबकि सल्फर में 3d खाली पड़ा है, और इसीलिए ये अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकता है। वो सेम ही रीजन होगा जो नाइट्रोजन और फास्फोरस में था। अब यहाँ पर आप ग्राउंड स्टेट लिखेंगे और ग्राउंड स्टेट में आप क्या करेंगे, बाह्यतम कोश के 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s और
3p, यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 2 3 और 4 है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3s और 3p के जो इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं वो अयुग्मित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3d खाली पड़ा है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 6 फ्लोरीन है तो 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे मतलब कि कक्षक भी कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 6 पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर 1s 3p और 2d जो है वो संकरण में पार्टिसिपेट करेंगे, तो नाम इसी बेसिस पे हो गया sp3d2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे ही 6 आता है ये नंबर, तो एक वर्ग बनाना है और उसके बाद ऊपर और नीचे पिरामिड। तो यहाँ पर हो जाएगा f f f f और f और f। इस ज्योमेट्री को कहते हैं अष्टफलकीय। तो आप लिख देंगे कि इसमें ज्यामिति अष्टफलकीय होती है और सारे ही बॉन्ड एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री के। तो ये हो गया SF6 का स्ट्रक्चर और इसका संकरण। इसमें संकरण होता है sp3d2। इसमें आप 6 संकरित कक्षक बन जाएंगे और उससे ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे आपको 6 संकरित कक्षक बन गए तो अब आप क्या करेंगे, सल्फर लेंगे और सेम ऐसे ही 6 संकरित कक्षकों को अरेंज कर देंगे जैसे यहाँ अरेंज है। तो यहाँ पर इस तरह से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इस तरह से 6 संकरित कक्षक अरेंज हो जाएंगे। फिर फ्लोरीन में मैंने आपको कहा था इसका p कक्षक पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि 9 फ्लोरीन होता है तो 1s2 2s2 और 2p5। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, p कक्षक में। और यहाँ p कक्षक में क्योंकि फ्लोरीन के p कक्षक में कोई संकरण नहीं हुआ, इसलिए उसकी आकृति तो डमलाकार ही रहेगी। तो इस तरह से आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। जनरली ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो आपको पूछे जाते हैं sp sp2 और sp3 संकरण में। sp3d और sp3d2 के ऑर्बिटल डायग्राम नहीं पूछा जाता, एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, बाई चांस आ जाए तो। ये हो जाएगा इसका ऑर्बिटल डायग्राम। ये फ्लोरीन हो गए 6 और इसी वजह से ये 6 क्या हो गए, अतिव्यापन के कारण सिग्मा बॉन्ड हो गए। और ये कौन सा अतिव्यापन हो गया, ये तो कक्षक है sp3d2 और ये है p। तो अतिव्यापन का प्रकार क्या हो गया, sp3d2p अतिव्यापन। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं। ये हो गया sp3d2 संकरण। और संकरण में एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है एथीन में आपको संकरण पूछ लेते हैं, और आपको संकरण पूछ लिया जाता है एथाइन में। तो एथीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H4, क्योंकि सामान्य सूत्र एथीन का आपको बताया था CnH2n होता है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। एथाइन जो है इसका फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है, यहाँ एथीन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एथाइन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इनमें संकरण पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले वही है, आप 6 कार्बन है, इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। यहाँ पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। वही आप ग्राउंड स्टेट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे आप एक्साइटेड स्टेट। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपने एथाइन का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही है, क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और बाकी की 2 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई। अब मैंने आपको संकरण बताने के लिए बताया था कि केवल सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर ही संकरण में काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है।
तो इस कार्बन में अगर आप संकरण की बात करो तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो इस कार्बन का संकरण क्या हुआ? sp2, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, और पाई बंध जो है वो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये संकरण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसका मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड अगर 3 बन रहे हैं तो 3 ही कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो यहाँ से एक S लेगा और 2 P लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अब आपको sp2 संकरण के अनुसार अगर 3 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं तो 3 ही नए संकरित कक्षक बनेंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 तो हो गए sp2 संकरित कक्षक जिनकी शेप ऐसी होगी। लेकिन ये कक्षक क्योंकि संकरण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसकी शेप ओरिजिनली होगी, तो p की होती है डंबलाकार। तो ये हो गया आपका p कक्षक। अब आपको इस कार्बन के अराउंड ये 4 कक्षक अरेंज करने हैं और इस कार्बन के अराउंड भी ये 4 कक्षक अरेंज करने हैं, क्योंकि देखो इसका संकरण भी क्या आता है? sp2 ही आता है। ये सिग्मा और ये सिग्मा, इसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, ये कार्बन लिखा आपने और ये दूसरा कार्बन लिखा आपने। अब इन तीनों के कितने ऑर्बिटल अरेंज करने हैं? ये चारों। लेकिन एक बात हमने देखी थी कि जैसे ही सिग्मा बॉन्ड 3 होता है, नंबर 3 आता है, तो स्ट्रक्चर जो होती है वो ट्राइगोनल प्लानर होती है। 3 संकरित कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होंगे, तो वो व्यवस्था जो होती है वो कहलाती है त्रिकोणीय समतलीय। तो इसमें आप 3 संकरित कक्षक इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में 120 डिग्री का कोण बने। ठीक है, इसके ये 3 संकरित कक्षक हो गए। अब इसके भी ये 3 संकरित कक्षक, ये 1, ये 2 और ये 3, दोनों के 3-3 संकरित कक्षक अरेंज कर लिए। एक कक्षक असंकरित है जिसने संकरण में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये आपने बना लिया p कक्षक इस तरह से, और ये हो गया इसका दूसरा, इसका भी p कक्षक, दोनों के p कक्षक हो गए। अब p कक्षक के बीच में क्योंकि यहाँ एक्सियल ओवरलैपिंग हो चुकी है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो इन दोनों में पार्श्व अतिव्यापन होगा। इसमें अक्षीय अतिव्यापन हुआ है इस कार्बन के sp2 संकरित कक्षक के बीच में, और इस कार्बन के sp2 संकरित कक्षक के बीच में अतिव्यापन हुआ है, वो अक्षीय है, तो बॉन्ड बना सिग्मा। यहाँ पर देखो पार्श्वीय अतिव्यापन होगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा पाई। अब ऐसा मत सोच लेना यहाँ भी पाई बन गए, नहीं, एक p कक्षक अतिव्यापन कर रहा है तो एक ही पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर जो ये 2 हैं ये किसके साथ अतिव्यापन करेंगे? हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ। तो ये जो अतिव्यापन हुआ ये क्या हुआ? sp3s, क्योंकि हाइड्रोजन का तो s कक्षक ही होता है। तो ये अतिव्यापन का प्रकार हो गया sp3s, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि s जब भी इन्वॉल्व होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा। और ये pp अतिव्यापन है, और pp अतिव्यापन से हमेशा क्या बनता है? जनरली पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये देखो ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, और ये दोनों के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में या तो मेथेन का या एथीन का या एथाइन में संकरण पूछते हैं, तो इसकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब इसके अकॉर्डिंग डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया है। अब आपको पता ही है यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120 डिग्री का होता है, और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? त्रिकोणीय समतलीय। तो ये अगर एथीन में संकरण पूछ ले तो आपको इतना करना है। नेक्स्ट है एथाइन में संकरण। एथाइन में संकरण भी एथीन के टाइप का ही होता है। तो एथाइन में संकरण में देखिए आप, एथाइन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम पहले। आइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। एथ का मतलब 2 कार्बन होता है, और बाकी की वैलेंसी जो एक बच गई वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो गई, तो फॉर्मूला क्या हो गया? C2H2। इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको संकरण में देखो, अगर मैं इस कार्बन का संकरण निकालना है, क्योंकि संकरण हमेशा एक परमाणु का निकलता है, तो अगर इस कार्बन का संकरण निकालना है तो इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे कितने हैं? 2, और लॉन पेयर एक भी नहीं है, क्योंकि 2 तो क्या है? पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने हैं, तो 2 के अकॉर्डिंग संकरण क्या हो गया? sp। तो इस कार्बन का संकरण sp है, इसका भी sp है, क्योंकि दोनों के बॉन्ड सेम है। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि संकरण क्या है। अब sp संकरण के अकॉर्डिंग
आप वही सेम करेंगे प्रोसेस। पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। उसके बाद आप इसमें ग्राउंड स्टेट लिखेंगे इसकी, टू एस 2p2। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए दो ही कक्षक संकरण में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये दो कक्षक संकरित हो जाएंगे और ये दो असंकरित हो जाएंगे। तो संकरित कक्षक को हम कहेंगे sp, क्योंकि sp संकरण है और उनकी शेप ऐसी हो जाएगी। संकरित कक्षकों की शेप हमेशा ऐसी होती है। और ये दो असंकरित p कक्षक हैं तो इनकी शेप एक सपोज ऐसा हो गया और दूसरा ऐसा हो गया, क्योंकि एक px होता है, एक py और एक pz। सपोज हम मान लें कि px ने पार्टिसिपेट कर लिया तो ये हो गया pz और ये हो गया py। तो दो संकरित और दो असंकरित कक्षक अब आपको इस कार्बन के अराउंड अरेंज करने हैं और दो ये चार कक्षक जो हैं वो इसके अराउंड अरेंज करने हैं। अब क्या होगा कि दो संकरित कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे तो वो 180 डिग्री के कोण पर अरेंज हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। अब आप दोनों कार्बन बनाएंगे, ये कार्बन पहला वाला और ये दूसरा वाला। दो संकरित कक्षक एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर अरेंज होंगे, ये एक इसका हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, इस तरह से। और इसका अरेंज करेंगे तो ये इसका एक संकरित कक्षक और ये दूसरा संकरित कक्षक। अब आपको पता है pz जो होता है वो इस तरह से होता है और py ऐसे होता है। तो इसका भी देखो pz और ये हो गया py। तो ये चार चार कक्षक मैंने दोनों के अरेंज कर दिए। देखो ये pz है, ये py है, ये sp संकरित कक्षक, ये sp, इसका भी ये sp, ये sp, ये pz और ये py। फिर अतिव्यापन में हमने पढ़ा था कि pz के साथ ही अतिव्यापन कर सकता है क्योंकि इनका अभिविन्यास सेम होता है, और py के साथ ही कर सकता है। तो यहाँ एक पाई बॉन्ड ये बन गया और दूसरा पाई बॉन्ड ये बन गया। नीचे भी आप इनमें अतिव्यापन दिखा देंगे, pz का pz के साथ और py का py के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो sp संकरित कक्षक है ये हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा। यहाँ पर ये s का s कक्षक हो गया, ये भी हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा और ये बॉन्ड सिग्मा है। तो यहाँ देखो बन गए। अब इसके अकॉर्डिंग डायग्राम मैंने बना ही दिया है। ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये इनके बीच में एक सिग्मा और दो पाई बंद ये हो गए, और ये सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया C2H2 का ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, आपको यही पूछेंगे C2H2 में ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, संकरण समझाना है। यहाँ पर देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पर क्योंकि 180 डिग्री का कोण है तो इसकी आकृति कैसी हो गई, रेखीय। तो C2H2 की आकृति भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह क्या होती है, रेखीय होती है। तो यहाँ एथेन, मैंने एथीन और एथाइन में बता दिया आपको। आपको एथेन में ट्राई करना है, एथेन में संकरण वो भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग ट्राई करना है इसमें C2H6 में संकरण बना के देखना, अगर बन जाए तो। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक जो है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हटा दिया है, लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध क्यों बनता है, देखिए हमने H2O का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इस तरह का होता है H2O का स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है और हाइड्रोजन जो है वो कम विद्युत ऋणी तत्व है, दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है, और उस वजह से ये जो साजे के इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन से थोड़े दूर चले जाते हैं। उस वजह से हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक द्विध्रुव की तरह बिहेव करने लगता है।
अब ये यहाँ पर H2O जो होगा इसका दूसरा अणु भी पड़ा होगा, इसमें भी क्या होगा, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो होता क्या है कि जनरली ये जो हाइड्रोजन है ये जब दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है, तो हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होता है। आप क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन जो है जब दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में आ जाए, उसमें से एक विद्युत ऋणी तत्व के साथ तो उसका सहसंयोजक आबंध होगा, तो जो दूसरा यौगिक होगा उसके जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है उसके साथ ये क्या किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करेगा। तो ये एक सैंडविच जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। यहाँ पर इसको शो करने के लिए आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन इन दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में आ गया, तो यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन आबंध। क्योंकि ये जो है इसके साथ तो इसने सहसंयोजक आबंध बनाया हुआ है, अब ये इसके साथ क्या बना देगा, हाइड्रोजन आबंध। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही रीजन है कि H2O जो है वो तो गैस है। क्वेश्चन क्या आता है, H2O तो द्रव है जबकि H2S एक गैस है, बताइए क्यों। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है क्योंकि H2O के जो अणु हैं उनमें दो अणुओं के बीच में क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, और उस आबंध की वजह से जो अणुओं के बीच में आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है जब एक भौतिक अवस्था दूसरी भौतिक अवस्था में बदलती है, जैसे कि H2O जो है वो अगर द्रव से गैस में बदलेगा तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक करने हैं, द्रव से अगर गैस में बदलेगा तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे। अणु और एक अणु और दूसरे अणु के बीच के आकर्षण बल को तोड़ा जाता है, ना कि यहाँ पर, क्योंकि अगर आप H2O को यहीं से तोड़ देंगे तो वो H2O ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये H2O के अणु जितने पास में, हमने पढ़ा है कि अणु जितने पास आ जाते हैं वो क्या हो जाती है, गैस से किस में बदल जाएंगे, द्रव अवस्था में बदल, क्योंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं और जैसे ही वो पास में आएंगे वो गैस से किस में बदल जाएंगे, द्रव में। तो आप लिखेंगे कि क्योंकि हाइड्रोजन के दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इसीलिए H2O क्या है, द्रव है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर आप H2S की बात करें तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी, लेकिन सल्फर की विद्युत ऋणता इतनी नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन विद्युत ऋणी तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के बीच में आ जाए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है, या फिर क्लोरीन। इसके अलावा बाकी जो एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता ही आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। इनके बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। जैसे कि HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HF का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ देखो ये जो हाइड्रोजन है ये दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में आ गया, तो एक के साथ तो सहसंयोजक आबंध और दूसरे जो दूसरा अणु होगा उसके अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आबंध। खुद के जो यौगिक में जो परमाणु है उसके साथ तो ये सहसंयोजक आबंध और दूसरे वाले के साथ ये हाइड्रोजन आबंध, तो ये हाइड्रोजन आबंध बन जाता है इस तरह से। इस तरह के हाइड्रोजन आबंध को कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध भी दो तरह के हैं और ये जो अलग अलग दो अणुओं के बीच में बनते हैं उसको कहते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। इसको कहेंगे अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। और एक होता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध। अंतरा आणविक, अंतरा का मतलब होता है एक ही अणु के अंदर अगर अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसे कहेंगे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। और जनरली एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, अंतर हाइड्रोजन बंध के प्रकार बताइए, तो अंतर आणविक और अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध। अंतरा आणविक में एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन आबंध होता है, इसका एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे 12 या 13 चैप्टर में, जब आप पढ़ेंगे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अभी तो मैं आपको याद ही करनी है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर में बेंजीन होता है,
बेंजीन में यहाँ पर आपने OH लगा लिया तो ये हो गया फिनॉल। बेंजीन पर OH अगर लगाओ तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जब भी कोई क्रियात्मक समूह सपोज ये यहाँ अटैच है तो इसके दोनों पास वाली पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो। ये दोनों पोजीशन कहलाती है मेटा, और इसके जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन क्या कहलाती है, पैरा। ठीक है, तो यहाँ इसके ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ मैं नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगी। अब आपको पता है नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O, और एक O के साथ ये 3 तो सहसंयोजक आबंध बनाता है और एक उप सहसंयोजक आबंध। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन देखो 2 अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के क्या आ गया बीच में, तो यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन आबंध। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन आबंध एक ही अणु के बीच में बना है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध। जबकि 2 अलग अलग अणुओं के बीच में बने तो उसको कहते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। तो यहाँ से हाइड्रोजन आबंध से ये क्वेश्चन बनता है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि जो अल्कोहल है वो जल में घुलता है, ऐसा क्यों, तो इसका रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि H2O में ये चीज घुल जाती है तो क्यों घुलती है, तो कार्बनिक यौगिक अगर H2O में घुलता है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि वो उसके साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि अल्कोहल जल में घुलता है, ये जल में सॉल्यूबल है या घुलनशील है, ऐसा क्यों, तो आप लिखेंगे क्योंकि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH, ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या करता है, जल के अणु के साथ यानी कि HOH इसके साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। ये देखो हाइड्रोजन 2 अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में आ गया। तो क्योंकि अल्कोहल का अणु जल के अणु के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन आबंध बना लेता है, इसलिए अल्कोहल जल में घुल जाता है। क्योंकि जनरली अल्कोहल जल में घुलना नहीं चाहिए क्योंकि अल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है और जल में हमेशा आयनिक यौगिक घुलते हैं, क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक है और उसमें आयनिक यौगिक सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो अध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें कार्बनिक यौगिक घुलते हैं। तो यहाँ अल्कोहल फिर भी जल में घुल जाता है, उसका रीजन है अल्कोहल के अणु जल के अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण कर सकते हैं।